हेलो दोस्तों, आज हम इतिहास के उस खंड में आज दक्षिण भारत में चोल, चालुक्य और पल्लव एवं संगम युग के बारे में पढ़ेंगे और इसका क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए चालू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और चालू करते हैं। आपके सामने है पहला क्वेश्चन, देखिए। तो पहला क्वेश्चन है, 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी? तो विजयालय द्वारा। 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी? तो विजयालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो बृहदीश्वर मंदिर। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो बृहदीश्वर मंदिर पे। तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? चोल सम्राट कौन था? तो राजराज प्रथम था। राजराज प्रथम था। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ था शासनकाल में चोल सम्राट कौन था? तो राजराज प्रथम था। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? तो कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग। कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग। चोल की राजधानी कहाँ थी? तो तंजौर थी। चोल की राजधानी तंजौर थी। निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? तो ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? तो ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ग्राम पंचायत के लिए। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ग्राम पंचायत के लिए। चोल युग प्रसिद्ध था निम्न में से किस लिए? तो ग्रामीण सभाएं के लिए। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? तो चोल में। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? तो चोल में। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था? तो चोल। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था चोल। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में है वे कहाँ है? तो है उत्तर मेरूर में। चलिए, चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वरीयम उद्यान प्रशासन का कार्य करता है? तो टोटवरियम। चोल प्रशासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वरीयम उद्यान प्रशासन का कार्य करता है? तो टोटवरियम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चोल ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। चोल ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 15, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः है? तो चतुर्भुज की है। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः है? तो चतुर्भुज है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विषय में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है? तो नटराज की। निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विशेष में सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा रचना माना जाता है? तो नटराज की। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई थी? तो नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? तो चोल कला का। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? चोल कला का। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा जिन्हें
किस रूप में प्रदर्शित किया गया है? तो शिक्षक। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो शिक्षक के रूप में। 72 व्यापारी चीन में किसके शासनकाल में भेजे गए थे? तो कुलोतुंग प्रथम के शासनकाल में। निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल था। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल था। निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो प्राचीन हिंदू राजवंशों के सभी सम्राट प्राय अपने जीवन काल में ही युवराज का चुनाव कर लेते थे, जो उसके बाद उसका उत्तराधिकारी बनता था। यह प्रकृति चोल वंश में सर्वाधिक दिखाई पड़ती है। निम्नलिखित चोल शासकों में उनके बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया। कौन था? तो राजेंद्र प्रथम था। क्वेश्चन नंबर 24, गंगोकोंडा चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? तो राजेंद्र प्रथम ने। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने चोलगमम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? तो राजेंद्र को। किस चोल शासक ने जल सेना प्रारंभ की थी? तो राजराज प्रथम ने। किस चोल शासक ने जल सेना प्रारंभ की थी? तो राजराज प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 27, चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त किया था? तो वह था राजराज प्रथम था। चोल राजाओं में किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी? तो राजेंद्र प्रथम ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी, राजेंद्र प्रथम। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था? तो कुलोतुंग प्रथम। निम्न कथनों पर विचार करें और कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करवाने का प्रचलन प्रारंभ किया, जिसमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा आपका ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से कथन युग सही सुमेलित हैं? तो 1 और 3। एरीपति भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। उसके बाद घटिका, प्रायः मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय। निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? तो विदेशी व्यापार से संबंधित संस्था नानादेशी और मणिग्राम था। प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को बेंगी से जोड़ता था? तो वह था तगर। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? तो चालुक्यों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो बतापी थी। चालुक्यों की राजधानी बतापी थी। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? तो ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। संस्कृत के कवि और
कार कालिदास का उल्लेख हुआ है तो पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में, पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में, पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में। किस शासक ने सिंहल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था? नरसिंहवर्मन प्रथम, नरसिंहवर्मन प्रथम। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्रायः यौवन प्रिय शब्द द्योतक था तो काली मिर्च का। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्रायः यौवन प्रिय शब्द द्योतक था काली मिर्च का। क्वेश्चन नंबर 41, तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित है तो व्याकरण और काव्य से। तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित है व्याकरण और काव्य से। संगम साहित्य में तोल्काप्पियम एक ग्रंथ था तो तमिल व्याकरण का। तोल्काप्पियम एक तमिल व्याकरण का ग्रंथ। शिल्पाधिकारम का लेखक कौन है? तो इलंगो है। शिल्पाधिकारम के लेखक इलंगो है। शिल्पाधिकारम के लेखक इलंगो है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो चलिए मिलाते हैं। देखिए, तिरुकुरल दर्शन, तोल्काप्पियम व्याकरण, शिल्पाधिकारम प्रेम कथा, मणिमैकाल वणिक कथा, मणिमैकाल वणिक कथा। शैव संत के लेखन के संग्रह को 5वां वेद भी समझा जाता है। उपर्युक्त संग्रह का क्या नाम है? तो तिरुमुरैया। ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापार संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो वह अरिकामेडु से। पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान कौन सा था? तो अरिकामेडु था। अरिकामेडु। पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान कौन था? तो अरिकामेडु था। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पुंडुके नाम से दी पेरिफलस ऑफ द इरिथियन सी के लेखक को जाता है? तो वह है अरिकामेडु। रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वह अरिकामेडु से। रोमन बस्ती कहाँ से प्रारंभ हुई? अरिकामेडु से। एम्फोर जरा होता है तो लंबा एवं दोनों तरफ हथेदार जार। एम्फोर जार होता है तो लंबा एवं दोनों तरफ हथेदार जार होता है। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो कदम्ब का। निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? तो पल्लव नहीं। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो कुरल तमिल भाषा में। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो तमिल भाषा में। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी जाती है? तो कुरल को। लघु वेद की संज्ञा कुरल को दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण एवं रामावतारम का लेखक है? तो कम्मन। निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण एवं या रामावतारम का लेखक है? तो कम्मन। मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो तमिल क्षेत्र के सिद्ध एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। दूसरा हो जाएगा, कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। इसका दोनों सही है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो चलिए देखते। गुप्त का देवगढ़, चंदेल खजुराहो, चालुक्य बादामी, पल्लव पनमैल। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो मणिग्राम। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तोकलोम का युद्ध हुआ था तो चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तोलकोलम का युद्ध हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया था? तो चोल साम्राज्य को अंततः मलिक काफूर ने समाप्त किया था। चोल साम्राज्य को अंततः मलिक काफूर ने समाप्त किया था। चलिए, संगम युग में उरैर किस लिए विख्यात है? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। संगम युग में उरैर किस लिए विख्यात था? तो कपास के व्यापार के लिए। पांड्य राज्य की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो वेंगी को। पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? तो वेंगी नदी थी। पांड्य राज्य की जीवन रेखा वेंगी नदी। निम्नलिखित में से कौन से संगम पतन पश्चिम तट पर स्थित थे? नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करें। तो तोंडी और मुसिरी, तोंडी और मुसिरी, तोंडी और मुसिरी। संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो राजा के लिए। तृतीय संगम हुआ था तो मदुरई में। तृतीय संगम हुआ था मदुरई में। प्रथम संगम स्थान मदुरई, अध्यक्ष अगस्त ऋषि थे। द्वितीय संगम स्थान कपाटपुरम और अध्यक्ष अगस्त ऋषि बाद में तोलका पियर बने। तृतीय स्थान मदुरई में तथा इसके अध्यक्ष नक्किक्कर बने तृतीय संगम से। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? तो अगस्त ऋषि को। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो चलिए मिलाते हैं। देखिए हम बोल ले रहे हैं, चालुक्य का बादामी और पल्लव का हो जाएगा कांचीपुरम और हर्ष का हो जाएगा आपका कन्नौज और पांड्य का हो जाएगा मदुरई, पांड्य का मदुरई। भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय, महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना, परंपरागत प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना, गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना। तो इसको सही सूची क्रम में कालानुक्रम इसको व्यवस्थित करना है। तो इसका पहले हो जाएगा महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना, उसके बाद हो जाएगा गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना, उसके बाद हो जाएगा राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय, उसके बाद हो जाएगा परांतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी 6वीं से 12वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत का एक राज्य एवं उसकी राजधानी सुमेलित नहीं है? तो चोल तंजौर या सुमेलित नहीं है, 6वीं से शताब्दी तक नहीं था। चलिए यहाँ देखिए, निम्नलिखित पल्लव शासकों का नाम उनके राज्यकाल को दृष्टिगत रखते हुए सही कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका पहला हो जाएगा महेंद्र वर्मन प्रथम, उसके बाद नरसिंह वर्मन प्रथम, उसके बाद परमेश्वर वर्मन प्रथम, नंदी वर्मन द्वितीय। निम्नलिखित में से किस चीन यात्री ने चालुक्यों के शासन काल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है? तो मात्याबिलिन ने। किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया था? तो चालुक्यों ने। निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था? तो चालुक्य राजा कुमार पाल ने। कदम राजाओं की राजधानी थी बनवासी। निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था? तो मोटुपल्ली।
दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईस्वी पूर्व में भेजा था? तो पांड्य ने। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था? तो पांड्य ने। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरई में। सुमेलित करना है, तो चलिए सुमेलित करते हैं। मीनाक्षी मंदिर हो जाएगा मदुरई बालाजी विश्वनाथ में। वेंकटेश्वर मंदिर हो जाएगा तिरुमाल आंध्र प्रदेश। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाल आंध्र प्रदेश। महाकाल मंदिर हो जाएगा उज्जैन में हो जाएगा। बेलूर मठ हो जाएगा हावड़ा पश्चिम बंगाल में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार क्या कहलाते हैं? तो गोपुरम कहलाते हैं। चलिए आज हम इसको यहीं तक रखते हैं और आगे का वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।